Hello dear students. So this is my 15th video, and in the last video we were discussing the human resource development and the causes of low level of human capital in India. We have discussed these topics. In this particular topic we will discuss about the education and essential factor of human resource development. शिक्षा मानवीय संसाधन विकास का एक आवश्यक घटक है। व्यक्ति को एक संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है उस पर खर्च करना, व्यय करना। यह व्यय शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, उचित भोजन तथा उचित आवास की व्यवस्था पर किया जाता है। शिक्षा मानवीय संसाधन विकास का एक बहुत ही आवश्यक तत्व है। शिक्षा से हमारा अर्थ लोगों को पढ़ने, लिखने तथा समझने की योग्यता से है। शिक्षा एवं प्रशिक्षण सामाजिक परिवर्तन के लिए एक आवश्यक घटक है। मानवीय क्षमताओं में सुधार के लिए दो प्रकार का विनियोग आवश्यक होता है। सबसे पहला होता है स्वास्थ्य सुविधाओं पर व्यय करना और दूसरा आता है शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर व्यय करना। स्वास्थ्य पर इसलिए क्योंकि व्यक्ति की कार्य क्षमता एवं शारीरिक स्वस्थता बढ़ाई जा सके, और शिक्षा और प्रशिक्षण इसलिए क्योंकि व्यक्ति के कौशल एवं ज्ञान में वृद्धि की जा सके। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग मत दिया है इसके फेवर में। शिक्षा में किया गया विनियोग केवल उत्पादक ही नहीं होता है, बल्कि यह बढ़ता हुआ प्रतिफल भी देता है। यही कारण है कि आज के विकसित देशों में अपनी आर्थिक विकास प्रक्रिया के दौरान शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान आदि पर बड़ी मात्रा में खर्च किया जाता है, और इसी विनियोग या खर्च ने उनके आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने में सहायता भी प्रदान की है। शिक्षा का महत्व ये है कि लोगों की मानसिक क्षमता का विकास होता है। शिक्षा पर किया गया खर्च आर्थिक विकास की दृष्टि से सर्वाधिक सार्थक विनियोग माना जाता है। शिक्षा व साक्षरता का महत्व इस तरह से समझाया गया है कि यह लोगों के मानसिक स्तर को तो बढ़ाता ही है और लोगों के व्यवहार और प्रवृत्ति को भी आधुनिकृत या मॉडर्नाइज करता है। शिक्षा व्यक्तित्व का विकास भी करता है। यह कुशल और प्रशिक्षित श्रमिकों का उत्पादन करता है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रोत्साहन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। साक्षरता एवं शिक्षा से विवाह, जन्म दर, मृत्यु दर आदि भी प्रभावित होते हैं। तो इन सब पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि शिक्षा की क्या महत्व है। अब हम देखेंगे भारत में शिक्षा से क्षेत्र का विकास किस तरह से हुआ है। सन 1976 से पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व थी, परंतु संविधान द्वारा संशोधन से केंद्र सरकार ने शिक्षा के राष्ट्रीय एवं एकीकृत स्वरूप को सुदृढ़ करने का भार लिया है। हमारी 1967 तथा 1986 की जो शिक्षा प्रणाली ने सभी क्षेत्रों के लिए सुधरे हुए रूप में शिक्षा के विस्तार की जो नीतियाँ सम्मिलित की हैं वो इस प्रकार से हैं। जैसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा का व्यवसायीकरण करना, निरक्षरता को पूर्ण रूप से दूर करना, स्त्री, निर्बल और सीमित वर्ग की शिक्षा पर केंद्रीकरण करना। भारत में शिक्षा क्षेत्र के विकास का अध्ययन बहुत ही शीर्षकों के अंतर्गत किया गया है। जैसे सबसे पहले है प्रारंभिक शिक्षा, जिसे हम एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से जानते हैं। प्राइमरी या प्राथमिक और अपर प्राइमरी स्कूल की जो शिक्षा को मिलाकर
प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं। हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा के 2 भागों में विभाजित किया गया है। मिडिल या उच्च प्राथमिक स्कूल। प्राथमिक पाठशाला में छात्रों की आयु 6 से 11 वर्ष तक और उच्च प्राथमिक स्कूल में पढ़ने की आयु 11 से 14 वर्ष रखी गई है। इसमें जो सरकार के द्वारा उठाए गए कदम हैं वो इस प्रकार से हैं कि पहले सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई वर्ष 2001 में। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2010 तक 6 से 14 वर्ष के आयु वाले सभी बच्चों को एटलीस्ट प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना था। इस योजना से स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में भारी कमी लाने में सफलता भी मिली है। इसमें मध्याह्न भोजन की योजना को लाया गया। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन को बढ़ाने, उन्हें बनाए रखने तथा उपस्थिति के साथ साथ बच्चों में पोषण स्तर को सुधारने के उद्देश्य से इस मध्याह्न भोजन की योजना का आरंभ 15 अगस्त 1995 से की गई। दूसरा है माध्यमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा में 14 से 18 वर्ष की आयु के छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश करने के लिए तैयार करने के साथ साथ विश्व के कार्य क्षेत्र के लिए भी तैयार किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए मार्च 2009 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आरंभ किया गया और इसके अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाएं कार्यरत हैं, जैसे नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, फिर एनसीईआरटी काउंसिल। इस प्रकार की संस्थाएं काम कर रही हैं। माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण भी हुआ है। विद्यालय एवं हम देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्यालय एवं उच्च शिक्षा, यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन। हमने स्टार्ट किया प्राइमरी एजुकेशन से, हमारे मिडिल एजुकेशन पे। अब हम देखेंगे हायर एजुकेशन की ओर क्या प्रोग्रेस हुआ। तो विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावशाली वृद्धि मिली। सभी विश्वविद्यालय तथा कॉलेजों का मान्यता प्राप्त होना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया। इसमें जो प्रमुख सफलता मूलक बिंदु हैं वो इस प्रकार से हैं कि स्वतंत्रता के समय देश में केवल 20 विश्वविद्यालय थे और 500 कॉलेज थे, जिनमें छात्रों की संख्या केवल 10 लाख थी। वर्तमान में देश में विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तरीय जो संस्थाएं हैं वो बढ़कर 749 तथा कॉलेजों की संख्या 31,324 हो गई है। 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य उन लोगों जिनमें स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ दिया था, विद्यार्थी, गृहिणियां, बेकार और कामकाजी व्यक्ति सम्मिलित हैं, उन्हें पुनः शिक्षण सुविधाएं प्रदान करना है जिनकी पढ़ाई लिखाई ठीक प्रकार से नहीं हो पाई थी। इसके अतिरिक्त देश में 104 और इस प्रकार के मुक्त या डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन सेंटर्स चल रहे हैं। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए वर्तमान शिक्षकों को रीओरिएंटेशन और रिफ्रेशिंग प्रशिक्षण की व्यवस्था भी दी गई है। कॉलेज और विश्वविद्यालय के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए एकेडमिक स्टाफ कॉलेजों की स्थापना की गई है। तो इस प्रकार यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन में भी हम लोगों ने प्रोग्रेस देखा है। अब है तकनीकी, मेडिकल तथा कृषि शिक्षा। 1951 के बाद व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षण संस्थाओं की संख्या में बहुत ही वृद्धि देखने को मिली है। इसके अंतर्गत कृषि, कला, भवन निर्माण, व्यापार, इंजीनियरिंग, पशु चिकित्सक आदि विषयों पर प्रशिक्षण शामिल है। नेक्स्ट इज ग्रामीण एजुकेशन या रूरल एजुकेशन या ग्रामीण शिक्षा। ग्रामीण क्षेत्र में भी शिक्षा का बहुत अधिक विस्तार हुआ है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद की देश में स्थापना की गई थी। इस परिषद के अंतर्गत 14 ग्रामीण शिक्षण संस्थाएं काम कर रही हैं। देश में प्रौढ़ शिक्षा का भी काफ़ी विकास किया गया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की शिक्षा सभी राज्यों में निःशुल्क है। नेक्स्ट टॉपिक इज
प्रौढ़ तथा स्त्रियों की शिक्षा, एडल्ट एंड फीमेल एजुकेशन। प्रौढ़ जनसंख्या में निरक्षरता को दूर करने के लिए एडल्ट एजुकेशन का विशेष प्रबंध किया गया है। इस संबंध में 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई, जिसमें 15 से 35 वर्ष के आयु के 11 करोड़ लोग अशिक्षित हैं। 1976 से फॉर्मल एजुकेशन का विशेष प्रबंध किया गया, जिसे औपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। इसका उद्देश्य 15 से 25 वर्ष के युवकों को सार्थक शिक्षा प्रदान करना था। स्त्रियों को शिक्षा देने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। इसके लिए स्त्री शिक्षा परिषद की स्थापना की गई है। स्त्रियों को टेक्निकल शिक्षा देने के लिए पॉलिटेक्निक स्थापित किए गए हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने कैटेगरी वाइज भारत में शिक्षा के क्षेत्र का विकास के इस टॉपिक को समझा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी इस भारत में शिक्षा प्रणाली के समक्ष चुनौतियों के बारे में, और ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।